Welcome, dear students, to this class, the introductory class on bioorganic chemistry. Now, when we are talking about bioorganic chemistry, पहली क्लास है तो मैं आपको एक सिर्फ इसका जस्ट सा दूंगी और इसके विषय में कुछ बताऊंगी कि व्हाट इज द फ्लेवर ऑफ थिंग्स टू कम, किस टाइप की चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कोट करना चाहूंगी कुछ नेचर से। कोट कुछ यूं है, इट माइट बी हेल्पफुल टू रिमाइंड आवरसेल्व्स रेगुलरली of the sizable incompleteness of our understanding, not only of ourselves as individuals and as a group, but also of nature and the world around us. Basic consideration, ये आर्टिकल है by N. Hackerman, Science में 1974 में published. What is he saying? कि जरूरी है कि हम अपने को स्मरण दिलवाएं, याद दिलवाएं लगातार कि काफी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से परे, जो हमने समझा नहीं है, जो अधूरा है, समझना है जिसे, ना अपने विषय में केवल बल्कि प्रकृति के विषय में और संपूर्ण संसार के विषय में। How aptly it stands today when we are facing this pandemic, this COVID situation. क्योंकि हमने पहचाना नहीं प्रकृति को और उसका इस तरह यूज किया, एहसास नहीं हुआ हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का, और ये हमें क्या दे रही है विदाउट एनी चार्जेस, व्हाट वी आर गेनिंग डे टू डे, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वी आर फेसिंग दिस सिचुएशन। तो देखें बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे इसमें रोल है। बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब ये क्या है, ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस? ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस within a living organism. These are the biochemical processes. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कहने का मतलब है प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो. So the chemical reactions within a living organisms, the biochemical processes. And what are biomolecules? क्योंकि ये chemical reaction living organisms में है, तो जो molecules involved हैं उनको हम क्या कहेंगे, biomolecules. What are biomolecules? Compounds of carbon having different functional groups. Okay. Now, that is why carbon chemistry is called as the chemistry of the living. Carbon, more than half of the dry weight of cells. And what are the other 5 major elements? Hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur. Together, they constitute more than 90%. About 30 naturally occurring elements are essential to the organisms, which are calcium, potassium, sodium, chlorine, magnesium, iron, copper, cobalt, iron, iodine, zinc, fluorine, molybdenum, selenium, etc. I haven't mentioned the entire. As we all know, these together, कार्बन जिसके हमारे कंपाउंड्स बने हैं, और यहाँ हम जब कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स. तो इन कंपाउंड्स के विषय में हम बात कर रहे हैं. और इनकी फंक्शनिंग के लिए साथ में जरूरी है ये बहुत कई एक एलिमेंट्स. सोडियम पोटेशियम पंप सबने सुना होगा, आयरन का रोल सबने सुना होगा, आयरन का रोल, हीमोग्लोबिन, जिसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, एनीमिक कहते हैं. And calcium, of course, nowadays a lot. Calcium, vitamin D, calcium, and vitamin D, of course, from nature itself, being produced naturally. Now see, all these things together, they are constituting a certain system.
Well, how do we define then biological chemistry? Biological chemistry, the understanding how biological processes are controlled by the chemical principles. Chemical principles जो आज तक हमने पढ़े हैं उनके विषय में, कौन से प्रिंसिपल हैं, किस तरह रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजनेशन, ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स रादर, और ये सब यहीं तक नहीं सीमित हैं, इनकी काइनेटिक्स, इनका मैकेनिज्म, इनऑर्गेनिक रोल, क्योंकि इसमें कई मेटल आयंस भी इन्वॉल्व हैं. तो बायोफिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेसेस. नाउ द डेफिनेशन ऑफ बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री विद इन द लिविंग सिस्टम, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच और द साइंस विच यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल, tools and techniques of organic chemistry to the understanding of biochemical and biophysical processes. तो अभी तक जितनी हमने केमिस्ट्री जो पढ़ी है, जो साइंस भी पढ़ी है, उसी के प्रिंसिपल को यूज किया है. वही सरल चीजें जो हमने पढ़ी हैं, वही टूल्स हैं, उसी किस्म से रिएक्शंस होते हैं, वही तरीके हैं, कोई नए नहीं हैं जो वो मैकेनिज्म्स जो हैं. बस ये है फर्क कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो सेल्स के अंदर ही कंट्रोल्ड हैं, और वो बहुत बेहतरीन ढंग से कंट्रोल्ड हैं. दैट इज वाई विदाउट नोइंग, प्रकृति कहती नहीं है ये रिएक्शन हो रहा है, इतने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, लेकिन उसके एहसास से ही आज हम जिंदा हैं. बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो रही हैं, वेदर दे आर डाइजेशन, वेदर दे आर ब्रीदिंग, all these processes, whether photosynthesis in plants, everything is linked, and all this is linked to nature. So the understanding, because these cycles are getting along in nature itself, उसी के समझ से, उसी की मॉडलिंग से हम समझे कि ये किस तरह से होती हैं ये प्रोसेसेस. तो क्या डिफरेंस है फिर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? देखिए, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री ये दिखा रखा है वेन डायग्राम के थ्रू. बायोलॉजिकल केमिस्ट्री बायोलॉजी है, हियर दिस इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ये सिंपल एक जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये ऐसी बायोलॉजी, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्स जिसके अंदर कंपाउंड्स हैं, इन दोनों का जब इंटरफेस है, तो जो बायोलॉजिकली रेलेवेंट ऑर्गेनिक पॉलीफंक्शनल, उन्हीं से हमारी बनती है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मतलब केमिस्ट्री के आइडियाज हैं, और हो कहाँ रहे हैं लगातार, हमारे living system के अंदर. So exchange of ideas is taking place, and using those, understanding of those leads to a better understanding of all life on earth, कि किस तरह से लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नेचुरल ढंग से हो रही हैं. तो हम किस तरह से इनको यूज करें so that we do not disturb nature, we do not create harm, which we have already done enough, because we thought we understood everything, we thought we controlled everything, but no, nature is the one which is controlling us. We are not the ones who are controlling nature, and it's time we understood. So hence all the more importance of bioorganic chemistry. Organic chemistry explains the events of biology. How? The mechanisms, the rationalization की biology की जो events हो रही हैं, उसके अंदर जो living organism में हो रही हैं, उसकी kinetics, जो chemical changes हो रहे हैं, क्योंकि सारी chemical processes ही हैं, चाहे एनर्जी ली जा रही है, दी जा रही है, चाहे सेल्स बन रही हैं, चाहे सेल्स टूट रही हैं, या हमारे अंदर इतने ट्रांसमिशन, न्यूरोट्रांसमीटर, हम एहसास जो महसूस कर रहे हैं, जो सेंसेस महसूस कर रहे हैं. कोविड में कह रहे हैं ना, सेंसेस चले गए हैं, सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज अ वेरी लाइट फॉर्म ऑफ कोविड, इट्स सपोज्ड टू बी दैट. सो इट इज ऑल बीइंग अफेक्टेड. Biological chemistry provides challenges to chemistry because they are occurring within. In a lab we can design things to our own desire, हम अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं है ना, हम नेचर को नहीं डिजाइन कर सकते हैं. नेचर खुद ही सेल्फ डिजाइंड है, और वो अपने हिसाब से चलता है, उसके कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन उनसे अनेकों फायदे हैं. डे टू डे लाइफ कैरी ऑन हो रही है, जो टुडे इट हैज स्टॉप्ड because everything has been disturbed, challenges are being faced.
So it is time we understood these events which take place, complex events which are taking place in nature. And design, synthesis and structure determination goes accordingly. क्योंकि देखिए क्विनीन की मैं बात कर रही हूँ, मैंने बताया क्विनीन क्योंकि सब समझते हैं क्विनीन एंटी मलेरियल, इतने समय पहले से एंटी मलेरियल इजाद हुआ, पेड़ से ही निकला है, सिंकोना ट्री से, उसकी बाग से। उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए, फिर क्योंकि एक लिमिट तक भी हो सकता है ना प्रकृति से दोहन, फिर उसकी सिंथेसिस शुरू हुई। तो ये बायोसिंथेसिस इसकी कैसी हो रही थी, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, यही तो इम्पोर्टेंट है कि कैसे इसका स्ट्रक्चर जो हुआ वो कैसे, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, whether in plants or in animals. All of them are biomolecules and they have a number of utilities. Now, seeing the synthesis, mapping those events, उनको जब हम मैप करें, देखें, प्रोसेस देखें, मेथोडोलॉजी देखें, तभी तो ड्रग डिजाइनिंग हो सकती है, हम सिंथेसाइज कर सकते हैं सोसाइटी की, इन जनरल समाज की व्यवस्था को और बेहतरीन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अलग अलग किस्म के जो एलिमेंट्स निकल रहे हैं उनके क्योर के लिए, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है उसके पीछे सारा ये नेचर ही है। And now it is all the more important. Everyone is going to Ayurveda. They have realized that synthetic medicines, the harmful effects, and these have the least side effects. क्योंकि नेचर ने बनाया, नेचुरल ढंग से है, पर किस स्टेप से बनी है, कैसे फॉर्मुलेट, वही तो है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। इट इंस्पायर्स केमिस्ट, बायोमाइमेटिक्स, उसको देख करके उससे सीखना, improved chemistry by understanding of biology, कि बायोलॉजिकल सेल्स के अंदर, ऑफ कोर्स सेल्स में सर्टेन सेल ऑर्गेनीलीज हैं जो एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रही हैं, जैसे बाहर इंडस्ट्री में सिंथेसाइज होती है, वहां चुपचाप ये सिंथेसिस हो रही है, और बहुत कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस है इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. We have to understand them and use them in a positive way with a proper understanding, not exploit them, so that we can improve life in general. Or abhi tak 80%, more than 80% of the medicines we are using, they are derived from nature. और आज के दिन में तो खैर आप दिन रात ही सुन रहे हैं टीवी पर एंटीऑक्सीडेंट्स और उनका यूज. सो कहाँ से? all of them are plants. They are being used not just nationally, internationally. So bioorganic chemistry. Bioorganic chemistry, a young and rapidly growing science, the overlap of biochemistry and organic chemistry. Now, organic and physical organic chemical principles, these are the ones which are used for modeling molecular events. कौन से events हैं? ये देखिए, बाहर के तो हम खुद डिजाइन कर सकते हैं, पर बाहर के हमने अपने आप ऐसे थोड़ी डिजाइन करे. हमने कहाँ से डिजाइन करे बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया देखकर कि कैसे पेड़ पौधों इत्यादि में बनती हैं, फिर धीरे उनका स्ट्रक्चर निकला और उसके बाद फिर उसका सिंथेसिस शुरू हुआ लैब में. सो दीज आर द इवेंट्स व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ. इसी तरह की बहुत सारी इवेंट्स हमारे शरीर के अंदर होती रहती हैं. उनमें जब गड़बड़ी पैदा होती है तो वो गड़बड़ी को कैसे ठीक करा जाए, दैट इज द एलिमेंट्स. गड़बड़ी यही तो हुई, लीक से हटके जो चीज हो जा रही है, तो उसको ठीक तभी तो करेंगे जब हमें मालूम होगा किस प्रक्रिया, कहाँ पूरी चेन ऑफ इवेंट्स में गड़बड़ कहाँ हुई है. फॉर दैट वी हैव टू नो द चेन ऑफ इवेंट्स. दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स हमें वो मॉडलिंग, बायो मॉडलिंग करनी पड़ेगी किस तरह हो रहा है, एंड देन ओनली वी कैन फाइंड द क्योर फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स. और इसी तरह हो रहा है, तभी डायबिटीज से लेकर हार्ट एलिमेंट से लेकर माइंड एलिमेंट से लेकर विविध प्रकार के जो इसमें केमिकल्स, कौन से केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व हैं, किस प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं. when we know the root, only then we can trace and find the cure for them. ऐसे अंधेरे में तो नहीं तीर चला सकते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है. तो जो शुरू में हुआ विद कोविड, बिकॉज वन डिडंट नो हाउ इट वाज इम्पैक्टिंग, what changes it was bringing about in the process within the living organism, धीरे धीरे उसकी ट्रेसिंग हुई, and gradually it is now being brought to, will be brought to control. A large portion of organic chemistry has been classically devoted to natural products. And now, natural products, the discovery and characterization of specific molecular events in living system, like I've been saying, कि जो living system के अंदर है, वो events हैं. This led to the development of
antibiotics, certain alkaloids, and the design of new drugs for the medicine of today and tomorrow. जब ये सारा सीक्वेंस अंदाजा आया तभी उससे नई नई दवाइयां इजाद हुई जिससे लाइफ जो है बेटर हुई, इंप्रूव हुई, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हुई. ऑल लिविंग प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी, पर इन सबके लिए एनर्जी की जरूरत है. अब हम लैब में करते हैं तो हम तो फ्लेम हीट प्रोवाइड करते हैं उसको, उससे एनर्जी आती है. लेकिन एनर्जी सेल के अंदर ये एनर्जी कहां से आए? बायोकेमिकल प्रोसेसेस, दीज आर बेस्ड ऑन केमिकल डायनेमिक्स, ये जो हो रही हैं, एंड इन्वॉल्व रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. यही तो प्रोसेसेस होती हैं जो नॉन प्रोसेसेस है, जो नॉन केमिस्ट्री हम पढ़ते चले आए हैं. बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू ड्राइव अ नंबर ऑफ एनर्गेनिक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. सबके लिए एनर्जी चाहिए जितनी प्रोसेसेस हो रही हैं. And these biochemical reactions involve combustion of foods, sugar, lipids, जो डेली इनटेक है. इसी से तभी तो सप्लीमेंट, जहाँ वीकनेस होती है सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, यानी कि वीकनेस हो रही है, एनर्जी नहीं है, तो ये सप्लीमेंट लीजिए किसी भी फॉर्म में. तो वो चीज तो हमें नेचुरल सोर्स से मिल ही रही है, जो आजकल बहुत जोर जोर से कहा जा रहा है कि नेचुरल सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, एंड ऑफ कोर्स विद दैट lifestyle will become healthier. We will be less dependent on medicines. Now, energy, the driving force. Energy is the driving force. उसी से सब कुछ चलता है. बिना एनर्जी के तो कुछ संभव ही नहीं है. एनर्जी है ना, आप बोलेंगे उसमें भी तो एनर्जी लगती है, कुछ काम करेंगे उसमें भी तो एनर्जी लगती है. अगर एनर्जी नहीं हो तो यू आर, एक टर्म होती है, कहा जाता है यू आर लाइफलेस. बिल्कुल एहसास ही नहीं होता, काम ही कर पाते हैं. सो एसेंशियल फंक्शंस सच एज ग्रोथ, replication, maintenance, muscular work, and heat production all require energy. These transformations, these are related to oxygen uptake. उनमें से जैसे एक ब्रीदिंग है, बायोकेमिकल प्रोसेस की मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है रिड्यूस टू वाटर, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स साइड बाय साइड होते हैं रिएक्शन. एनर्जी जो है बाहर से तो एनर्जी हमने हीट से दे दी, अंदर कहाँ स्टोर्ड है? बैटरी है क्या कुछ? व्हाट इज दैट सिस्टम? ट्रांसफार्मर लगा है क्या अंदर? What is that system which is producing this energy? वो भी एक बायोमोलिक्यूल होगा. Yes, that is the biomolecule. सबने सुन रखा है ATP, stored in the form of adenosine triphosphate, ATP, an energy-rich molecule. It is the universal product of this energy transformation. It is where it is required, and these transformations, these occur at low temperature. क्या टेम्परेचर है? बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर में हो रहे हैं. तो किस तरह से हो रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स तो हमारे जो हैं वो सेल के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स हैं, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, जो सेल से अलग अलग, हार्ट हो, इंटेस्टाइन हो. अब इसमें मॉलिक्यूलर कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है. और ये कैटलिस्ट कैसे होने हैं? क्योंकि न्यूरो ट्रांसमिशन होना है, नर्व्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, इम्पल्सेस कैरी होने, ब्रीदिंग होनी है, फूड का डाइजेशन होना है. हर एक का अपना अपना ढंग है, तो जिससे मिनिमम वेस्ट हो. और ये हाईली स्पेसिफिक, ये कैटलिस्ट एक टाइप की चीजों को कैटलाइज करेंगे, एक किस्म के रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे. और क्योंकि ये अंदर है बॉडी के, तो ये कैटलिस्ट क्या कहलाएंगे? बायो कैटलिस्ट, यानी कि एंजाइम्स. तो क्या है ये कैटलिस्ट? जो इससे सारा बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर की प्रोसेसेस हो रही हैं. एंजाइम्स, और एंजाइम्स जो हैं वो क्या होती हैं? प्रोटीन्स. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. नाउ दीज प्रोटीन्स मस्ट बी सेफली स्टोर्ड. अच्छी तरह संभल के रहनी चाहिए ना बॉडी के अंदर, तभी तो यूज होंगी. संभाल के भी, और उनको संभालने वाला, रखने वाला एक कोडेड, एक सर्टेन लैंग्वेज में, स्टैटिक लैंग्वेज में, वो कौन है? यस, द न्यूक्लिक एसिड, द RNA एंड द DNA.
It is the one which is containing these coded information as to which enzyme will play which type of a role. कौन सी enzyme specific है, उसको किस ढंग से कैसे act करना है. All this is stored within these nucleic acids, which themselves are huge biomolecules. So let us see to an understanding of this as to how it acts. For this, we have to understand the proximity effect. Proximity effect मतलब जब ये प्रोसेसेस हो रही हैं सेल के अंदर, अब देखिए जब हम लैब में करते हैं तो हम तो एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लैब में जब कर रहे हैं उसके अंदर ये रखते हैं, ऑटोमेटिकली एक साथ डालते हैं या एक के बाद एक वो ऐड होते हैं, फिर हीट करा जाता है, तो दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे रिएक्ट विद ईच अदर, ऐसा रेशियो जो रिएक्ट करता है. लेकिन ये बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कैसे आए पास पास, दीज ह्यूज बायोमॉलिक्यूल्स. फॉर दैट द एंजाइम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. वो इस तरह से अलाइन होती हैं कि दो मॉलिक्यूल्स को, उसमें ऐसी बाइंडिंग साइट्स होती हैं कि दो मॉलिक्यूल्स को, बायोमॉलिक्यूल्स, रिमेंबर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, उनको पास पास लाएं जिससे वो रिएक्शंस या ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिससे या तो हमें एहसास हो, मतलब हमारी नर्व्स, हमें एहसास हो खट्टे का, मीठे का, चोट लगने का, दर्द का, हमारे अंदर डाइजेशन हो, हमारे अंदर प्रॉपरली जो है टॉक्सिक पदार्थ जो निकलते हैं हमारी इंटेस्टाइन से, जो एक्सक्रीट होते हैं डाइजेशन के बाद, वो इसी तरह हो, हमारी हार्ट प्रॉपर फंक्शन करे. तो इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, पर वो रिएक्ट तभी तो करेंगे, उनमें रिएक्शन तभी तो होगा जब वो पास आए. तो एंजाइम्स का ये रोल होता है कि वो प्रॉक्सिमिटी ऐसे अलाइन करते हैं उनको कि जिससे वो पास पास आए, रिजल्टिंग जनरली इन एन एक्सेलरेशन इन द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन पास हो वो इंक्रीज हो जाए. दीज आर वेरी फास्ट प्रोसेसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस विद इन आवर बॉडी. In nature, normally it is achieved by a well-defined alignment of specific amino acid side chains at the active site of an enzyme. Enzyme के अंदर जो, क्योंकि enzyme protein है, protein in turn building block उसका क्या है, amino acid. So study of organic reactions, क्योंकि ये ही ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हमने आम केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, जनरल केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, दे हेल्प टू कंस्ट्रक्ट प्रॉपर बायो मॉडल्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, क्योंकि उसी तरह से होते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेस कैटालिसिस, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूशन. तो वही जो कॉन्सेप्ट्स हैं पढ़े वही हैं, लेकिन अप्लाइड ऑन अ वेरी simple reactions, applied in a very complex process of things, leading to medicinal chemistry through rational drug design. जैसा मैं पहले से कहा है कि इतने हम दवाइयां यूज करते हैं, मैंने तो एक ही नाम लिया, अनेक को ऐसा, वी विल बी जस्ट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इफ वी डिस्कस देम. पुराने समय से लेकर, जब पुराने समय में डॉक्टर्स नहीं होते थे, इट यूज टू बी द स्पिरिचुअल हीलर्स, जो मंदिर मस्जिद में लोग होते थे वो ही दवा भी देते थे, यू नो. सो दे हैड एन अंडरस्टैंडिंग, मेडिसिन एंड स्पिरिचुअलिटी, दीज वर हैव ऑलवेज बीन क्लोजली कनेक्टेड. सो दे वर द वंस who used to be giving these medicines. और ये medicines क्या होती थी, यही herbal extracts होते थे. And not, I'm not just talking about India, it is a phenomena all over the world. बाहर bishops वगैरह देते थे, जैसे सैलिक जो हम आज एस्प्रिन वगैरह बनी है, ये उसी से, जो हमारी एंटीपायरेटिक है, पेन किलर्स हैं, क्योंकि एक समय में ये पेड़ जो है सैलिक्स, आप देखें तो सैलिक्स से निकाली हुई, सैलिक्स से निकला कि किस तरह से इसमें जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये कैसे पेन रिलीफ करता है, पेन, और किस तरह फीवर कंट्रोल करता है, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म, उसको एसिड को एस्टेरिफाई किस तरह करके फिर उससे धीरे धीरे निकली हमारी दी एस्प्रिन. So these have been given since a long time, and now slowly कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो कंपाउंड्स उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी है, बायोकेमिस्ट्री की बड़ी है, ये ओवरलैप है ना दोनों, बायोकेमिस्ट्री और साथ में जो उसमें हम केमिकल जो अपने प्रिंसिपल्स हैं उनको डालते हैं लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही हैं, तो उससे बेहतर समझ में आया, एंड हेंस मेडिसिनल केमिस्ट्री भी लगातार विकसित होती रही. वही चीजें फिर मॉडलिंग करके लैब में सिंथेसाइज हुई और रिफाइन करा गया उनको, एंड फाइनली सिंथेसाइज होने के बाद ऐसे यूज नहीं हो सकती, ऐसी नेचर ने नहीं दिया, वी आर सिंथेसाइजिंग, सो दे हैव टू बी टेस्टेड, गो थ्रू फर्स्ट सेकंड थर्ड फेजेस टू सी कि इनका बॉडी में क्या असर होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है वो तो ऑटोमेटिकली बॉडी के ही अंदर हैं, उसी से कंट्रोल्ड हैं.
तो बेहतरी के लिए हैं, लेकिन जब वो डिस्टर्ब्ड होती हैं तभी नुकसान होता है। तो हम तो सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसलिए इनकी टेस्टिंग भी उसी तरह जरूरी होती है। तो इसलिए बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मॉडलिंग, ये बायो मॉडलिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस प्रोसेसेस। अब इसके पीछे पहले हमें जानना जरूरी है कुछ बायो मॉलिक्यूल्स के विषय में। बायो मॉलिक्यूल्स जो, जिसमें सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं। क्या है वो फंक्शनल ग्रुप्स? देखिए, वो फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे हैं वो इसी किस्म से तो हैं। हाइड्रोक्सी जो पाया जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप सबको मालूम है, अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कहाँ मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मालूम है ना? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या देते हैं विद इन अ लिविंग सिस्टम? एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर एनर्जी, फॉर अ नंबर ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सिमिलरली एल्डिहाइड, ये जो ग्रुप है एल्डिहाइडिक ग्रुप, कहाँ है? ये भी कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। कीटोनिक ग्रुप, ketonic, fructose, etc. All this is again involved in energy and a number of other metabolic processes. सिर्फ एनर्जी नहीं, बॉडी के अंदर बहुत सारी जो प्रोसेसेस होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स उसके नीचे अंडरलाइंग फैक्टर होता है। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्स एसिडिक ग्रुप किसमें होता है? देखिए, ये हमने अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाती है, सबसे अबंडेंट जो हमारा मॉलिक्यूल है वो यही है, सबसे अबंडेंट बायो पॉलीमर प्रोटीन्स। इम्यूनो ग्रुप, इम्यूनो, तो इम्यूनो में देखिए इम्यूनो एसिड, प्रोलीन, प्रोलीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वुंड हीलिंग वगैरह में और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। सिमिलरली एस एच, दिस ग्रुप एस एच, एस एच सल्फाइड्रल ग्रुप है, थायोल जिसको बोलते हैं। सिस्टीन, ये अमीनो एसिड सिस्टीन है, सिस्टीन में ये होता है, सिस्टीन an amino acid which is containing sulfur, coenzyme, coenzymes का बहुत यूज है ऑक्सीडेशन में। अभी आपको बताया ना, ऑक्सीडेशन से ही तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, तो कोएंजाइम हेल्प करती हैं उसमें। सिस्टीन इज एन अमीनो एसिड। नाउ ईथर, ईथर थ्रोम्बोक्सिन A2, ये बायोमोलिक्यूल में होता है। थ्रोम्बोक्सिन ये ब्लड क्लॉटिंग वगैरह है, थ्रोम्बो, आपने सुना होगा थ्रोम्बोक्सिन, ब्लड क्लॉटिंग, टिश्यू इंजरी, इसमें इसका यूज होता है विद इन द बॉडी। एस्टर्स, RCOR, एस्टर ग्रुपिंग जो होती है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, नाउ इट इज नॉट ऑल बैड एस्टर, कोलेस्ट्रॉल इन एक्सेस दैट इज डिपॉजिटेड, बट अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर इज कन्वर्टेड बाय हाइड्रोलिसिस इनटू कोलेस्ट्रॉल, and cholesterol finds a number of uses because it is the building block of many human tissues. Similarly, amido group, amido, CON, which is double bonded R, which is bonded to R1 R2 alkyl groups. इसका एक एग्जांपल है एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन आप देखिए जरा कितना इसकी ग्लूकोसामीन की टैबलेट्स आती हैं, क्योंकि कार्टिलेज वगैरह रिपेयर में काम आता है। अब द यूटिलिटी इतनी अभी भी वो पता नहीं है, बट एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो यूज होता है इन जनरल वेयर पीपल आर हैविंग नी एंड कार्टिलेज प्रॉब्लम्स, बिकॉज इट इज यूज फॉर building of this cartilage repair and tissue building. So these are some of the functional groups which are found in our biomolecules. ये biomolecules में मिलते हैं, और ये ग्रुप्स के विषय में हमने पढ़ रखा है इससे पहले केमिस्ट्री में कि इनके ये किस तरह ऑपरेट करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। नाउ the other set of important biomolecules are nucleic acid. I can't discuss each and every one of them, but I'm just giving you the important ones. Carbohydrates, etc., you have all studied in detail. We can once again just go over them. Now, nucleic acid. What are nucleic acid? अब ये दिखा रखा है न्यूक्लिक एसिड, देखिए शुगर्स, शुगर्स हमारी राइबोस, राइबोस देखिए 1 2 3 4 5, ये दिख रहा है आपको यहाँ, ये रिंग स्ट्रक्चर है इसका, राइबोस शुगर, CH2OH. Now a few rules. Now when there is no oxygen over here, this is deoxyribose. So accordingly nucleic acid भी named है, जिसमें ये शुगर वो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें ये वाली शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, DNA, both very important genetic material. Now these sugars when they add to the bases, तो बेसिस के साथ मिलके क्या बनाती है? न्यूक्लियोसाइड, कंबाइन हो गई बेसिस के साथ तो न्यूक्लियोसाइड। अब जब ये फॉस्फोरिलेट हो जाती हैं, so then it is a nucleotide. So phosphorylated, because phosphorylation के बाद energy packets, adenosine triphosphate, so that is our energy packets, those which release energy, take part in very important reactions within the cell. So sugars, nucleoside, finally nucleotides, and these nucleotides, the polymers, they build up now nucleic acids. Now sugars, the deoxyribose and the ribose, these are the ones.
नाउ न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं, देखिए ये पिरिमिडीन बेसिस जो हम कह रहे थे, और ये प्यूरिन। पिरिमिडीन, ये साइटोसिन, देख रहे हैं आप सारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स, साइटोसिन, यूरासिल। अब यूरासिल सिर्फ यूरासिल जो है ये स्ट्रक्चर यूरासिल, इट इज फाउंड ओनली इन आरएनए, whereas thymine in only DNA. So these are the pyrimidines. क्या है ये? Pyrimidine. NH, third position, NH, N, NH, NH. Okay. And now these are the purines. Purines is when this is fused. These two rings are fused. 5-membered and 6-membered. Now see, purines में guanine and adenine. तो ये तो हमारे हैं बेसिस, शुगर्स हमने देखी। अब इससे न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड देखिए, जब ये हमारा एडेनिन लगा, और ये कौन सी है? राइबोस शुगर है, डीऑक्सी नहीं है। जब यहाँ अगर ये ओ नहीं होता तो ये डीऑक्सी होती, तो एडिनोसिन, क्योंकि एडेनिन लगा है। अब यहाँ ग्वानिन लगा है तो ग्वानोसिन, यहाँ देखिए लगा है साइटोसिन, तो ये क्या है? साइटडीन। ये है 5-मिथाइल यूरेडीन। अब ये सारी नीचे है डीऑक्सी, आप देख रहे हैं ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, क्या है? डीऑक्सी। तो डीऑक्सी एडिनोसिन एंड सो ऑन, डीऑक्सी guanosine, all these are deoxynucleoside। मतलब न्यूक्लियोसाइड मतलब हमारे पास क्या है? जो हमारे बेसिस हैं उनके साथ 5 bases present in the DNA and RNA which are derivatives of pyrimidine and purine, adenine, cytosine, uracil, guanine and thymine। जब ये जुड़ गए किसके साथ? हमारी राइबोस के साथ, या डीऑक्सीराइबोस के साथ, मतलब शुगर्स के साथ, तो क्या बना लिया इन्होंने? न्यूक्लियोसाइड। फिर इनका फॉस्फोरिलेशन हो गया, बन गया न्यूक्लियोटाइड, एंड फ्रॉम देन वी गेट आर nucleic acid, so polymers. Now the amino acid. Amino acids, as we know, this is a classification which I have earlier explained in one of my tutorial lectures. I am just going over this because these are very, very important biopolymers, as I discussed earlier. जो हमारी पूरी एंजाइम केमिस्ट्री है वो इसी पे बेस्ड है, क्योंकि वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के। अब हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, देखिए कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं हम इनको। क्लासिफिकेशन इन अमीनो एसिड्स का, on the basis of charge, on the basis of bonding, on the basis of the acidic and basic nature, and the side chain, that is the size. अब देखिए साइड चेन तो सब में क्या है? जो आर है वो है, उसके अलावा जो रेड से यहाँ ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, दैट इज CHNH2COOH, ये स्ट्रक्चर सब में से एक जैसा रहेगा, यानी अल्फा अमीनो CHNH2COH, ये सब में एक जैसा, क्योंकि यही तो है ना COH, इसकी अल्फा पोजीशन में NH2, अल्फा अमीनो एसिड। सो द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर, ब्लू से जो है सर्कल कर रखा है, ये स्क्वायर में के अंदर है, ये है आर। ये आर के आर जो है साइड चेन डिफर कर रही है, और बाकी डिफरेंस जो है चार्ज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, इस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक जिनकी एफिनिटी पानी के लिए नहीं है, पर पानी के लिए नहीं है पर लाइफोफिलिक, फैट में तो सॉल्युबल होंगे, बॉडी में फैट भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फैट भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर भी है। सो सम आर हाइड्रोफोबिक, सम आर हाइड्रोफिलिक। नाउ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट ऑफ दीज अमीनो एसिड, HNH2, ये जो बना रखा है स्ट्रक्चर, इसमें जब R की वैल्यू H हो तो बन जाएगा H, यानी कि CHHNH2COH, क्या हो गया? ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट ऑफ देम। कायरल आप देख रहे हैं, सब कायरल है। एलेनिन, जब ये H की जगह यहाँ एक हायर होमोलोग R की वैल्यू CH3 है तो क्या बन गया? एलेनिन। नेक्स्ट हायर होमोलोग वैलीन, अब CH3 के 2 H सब्सटीट्यूट हो गए, उसकी जगह क्या आ गए? 2 H की जगह दो आ गए 2 मिथाइल ग्रुप्स, आइसोप्रोपाइल, मतलब तो क्या हो गया? ये वैलीन। रिमेंबर इसके पास लगा हुआ यहाँ जो है वो वही है HNH2COH, मैंने वो नहीं दिखा रखा, वो पोर्शन, दिस रेड पोर्शन इज कॉमन टू ऑल, द ओनली डिफरिंग पोर्शन इज दिस R। यहाँ सब R ही लिख रखे हैं, क्योंकि उसी की वजह से अलग अलग नाम है, अलग अलग अमीनो एसिड्स है, बाकी अल्फा अमीनो एसिड वाला पोर्शन तो सेम ही है,
अमीनो एसिड्स फिर क्यों फर्क हुए? क्योंकि आर सब में फर्क है। आर क्यों फर्क हुए? क्योंकि कुछ उनका नेचर फर्क है। नेचर क्यों फर्क है? क्योंकि चार्ज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसिडिक और बेसिक नेचर की वजह से वो क्लासिफाइड है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में। हाइड्रोफोबिक में भी दो किस्म से जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे एलिफेटिक है। अभी इसके बाद हम देखेंगे एरोमेटिक। तो एलिफेटिक में हम वैलिन, अब वैलिन के बाद जैसे सल्फर इंट्रोड्यूस हो गया, अब देखिए ये इसमें भी 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में है, वैलिन की तरह डिवाइडेड नहीं है। ये ईथर है, थायो ईथर, मिथ्योनिन। नेक्स्ट वन ल्यूसीन, ल्यूसीन CH2 CH, यहाँ भी देखिए अब तीसरा जो कार्बन था वो सब्स्टिट्यूट हो गया, उसमें एक और लग गया CH3 ग्रुप। यहाँ CH3 एक था तो यहाँ CH3 दो। अब यह कहना चाहिए जैसे वैलिन में इसमें है इस तरह CH CH3 CH3, यही तो है। एक CH2 और ऐड हो गया तो वैलिन का हायर होमोलोग ल्यूसीन। देन इन दिस केस आइसोल्यूसिन, आइसो में खाली ब्रांचिंग फर्क है, उतने ही 1 2 3 4 4 ही तो कार्बन है, पर ये CH3 उठा करके इधर के कार्बन में रख दिया तो ये सेकेंडरी हो गया यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे ये आइसोल्यूसिन और यहाँ पे वही प्रेजेंट होगा सब में, व्हाट आई कीप टेलिंग यू, CH NH2COH। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अमीनो एसिड प्रोलीन, ओनली वन विच इज कनेक्टेड ऑन आइदर साइड, नाइट्रोजन दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है यहाँ, और यहाँ किससे जुड़ा होगा? वही CH NH2COH, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड क्या रिंग बन गई? पायरोलिडीन रिंग। सो प्रोलीन, ये हमारे एलिफेटिक कुछ अमीनो एसिड्स। यहाँ पे एरोमेटिक, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल रिंग है और CH2 ग्रुप है। यहाँ ट्रिप्टोफान CH2, ये फिनाइल रिंग के साथ अब यहाँ ये न्यूक्लियस एक और फ्यूज्ड है, 5 मेंबर्ड इंडोल न्यूक्लियस, क्या नाम हो गया? ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। दीज आर ऑल हाइड्रोफोबिक। नाउ कमिंग टू हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक अगेन न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक। न्यूट्रल में सेरीन CH2OH, CH2 के साथ यहाँ क्या लगा होगा? वही CH NH2COH, अल्फा अमीनो एसिड वाला ग्रुप। थ्रियोनीन, एक H सब्सटीट्यूट हो गया CH3 से तो नेक्स्ट हायर होमोलोग बन गया थ्रियोनीन, सब न्यूट्रल है रिमेंबर। एस्पेराजीन, अब यहाँ CH2CONH2 ये ग्रुप आ गया, CH2CONH2। ग्लूटामीन CONH2 ग्रुप है पर एक CH2 और, यानी कि एस्पेराजीन का ही हायर होमोलोग, CH2CH2CONH2। देन सिस्टीन CH2SH, सल्फर कंटेनिंग, जो हमने पहले कोएंजाइम में और ये डिस्कस किया, सिस्टीन जब मैं बता रही थी आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, सल्फाइड्रल ग्रुप। नाउ टायरोसिन, टायरोसिन है C6H5OH CH2, ऐसा है, ये न्यूट्रल है पर एरोमेटिक। अब वहीं पे बेसिक हिस्टिडीन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इमिडाजोल न्यूक्लियस है, दिस एक्ट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन दिस केस दिस एक्ट्स बोथ एज एन एसिड, दिस इमिडाजोल न्यूक्लियस, एंड एज अ बेस। कैसे? NH में से H निकल गया तो H पॉजिटिव, तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। इस N में क्योंकि लोन पेयर है, एक H जुड़ गया पॉजिटिव तो ये बेस की तरह, तो ये एसिड बेस की तरह एक्ट करता है। जो एसिड बेस, हम कैटालिसिस की बात कर रहे हैं, एंजाइम, क्योंकि ये भी तो एंजाइम के पार्ट हैं, ये सारे अमीनो एसिड हम इसलिए देख रहे हैं एंजाइम्स के पार्ट हैं। अभी आप देखेंगे जब हम एंजाइम्स डिटेल में पढ़ेंगे, इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे इनके हैं, तो ऑल दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, सो वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज अमीनो एसिड्स। नाउ कमिंग टू लाइसिन, CH2CH2CH2NH2, बेसिक। arginine NH2C double bond NHCH2CH2CH2 arginine, अगेन बेसिक। अब ये एसिडिक, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक, सिर्फ दो ही हैं ये, CH2COH एसिडिक, देख रहे हैं आप ये ग्रुप। और सब जगह दूसरा एसिडिक ग्रुप तो होगा ही, एम्फोटेरिक नेचर आपको मालूम ही है पर अमीनो एसिड्स का है, CH NH2COH ग्रुप तो है ही, ये साइड चेन के हिसाब से हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, रिमेंबर। नाउ ग्लूटामिक एसिड CH2CH2COH, इसी का एस्पार्टिक एसिड का नेक्स्ट हायर होमोलोग इज ग्लूटामिक एसिड। नाउ हाउ डू दीज एंजाइम्स एक्ट? जो हम कह रहे हैं सारे वही केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, वही रिएक्शन इन्वॉल्व हैं जो हम पढ़ते चले आए हैं। 4 ways they act in 4 ways: acid base catalysis, covalent catalysis, proximity, transition state stabilization। ये हम लगातार पढ़ेंगे आगे बहुत डिटेल में, दीज आर डिटेल टॉपिक्स हैं। लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कैटालिसिस हम पढ़ चुके हैं, इसमें से सिर्फ एक प्रॉक्सिमिटी है जो हमारे लिए नहीं है। तो क्या होती है प्रॉक्सिमिटी? प्रॉक्सिमिटी, सिमिलर रिएक्शंस फास्टर इन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। देखिए दो मॉलिक्यूल साथ साथ हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो वो स्लोअर होंगे, लेकिन जैसे ही वो दो रिएक्टिंग ग्रुप्स
जो फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहे हैं वो अलग-अलग 2 मॉलिक्यूल में ना होके एक ही के अंदर हों, मतलब रिएक्शन हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। ऐसे रिएक्शंस क्या होंगे? बहुत फास्ट। क्यों हुए फास्ट? क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, OH और COH मान लो दोनों एक ही में प्रेजेंट हो, तो फास्टर होगी ना एस्टेरिफिकेशन की प्रक्रिया, बनस्पत इसके कि COH और OH अलग-अलग प्रेजेंट हो। इसी तरह हाइड्रोलिसिस है, एक ही के अंदर वो प्रेजेंट हो, मान लो एक बेसिक ग्रुप जो हाइड्रोलाइज कर रहा हो दूसरे एस्टर ग्रुप को, तो हाइड्रोलिसिस फास्टर होगा। अगर दोनों अलग-अलग हों तो स्लोअर होगा। तो कहने का मतलब है इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस हो जाती है, ऑटोमैटिकली कोलिजन तो होने पड़ते हैं। कोलिजन कब होंगे? जब दोनों मॉलिक्यूल अलग-अलग होंगे। लेकिन एक ही के अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जो 2 रिएक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो ऑटोमैटिकली उसमें क्लोजनेस हो जाएगी और रिएक्शन रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। एंजाइम का रोल होता है कि ये इस तरह से फोल्ड करती हैं कि ये 2 ऐसे रिएक्टिंग ग्रुप्स को पास-पास ले आती है, क्लोजर इन प्रॉक्सिमिटी टू रिएक्ट। एज़ अ रिजल्ट रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाता है। ब्रिंग सबस्ट्रेट विद द कैटालिटिक ग्रुप्स क्लोजर, जो रिएक्टिंग ग्रुप हो वो दूसरे ग्रुप के पास आ जाता है। ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबलाइजेशन हो जाता है और रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये पैरानाइट्रो दिखा रखा है, ये लगा हुआ है ना CH3CO, ये एस्टर ग्रुपिंग लगा हुआ है नाइट्रो की पोजीशन में है। अभी क्या हो रहा है देखिए, ये बेस है CH3CO नेगेटिव, इससे इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है इस तरह, तो ये O नेगेटिव यहाँ छूटा, ये एस्टर हाइड्रोलिसिस CO एस्टर लिंकेज है, हाइड्रोलिसिस हुआ और यहाँ ये बन गया, ये O नेगेटिव टूट गया, लाइसिस हो गया। ये तो तब था जब ये है इंटरमोलिकुलर, ये बेस और ये अलग है। लेकिन अगर ये दोनों, ये रिएक्टिंग जो है रिएक्टेंट, और ये जो इसको कैटेलाइज कर रहा है, ये तो कैटेलाइज कर रहा है, बेस कैटेलाइज्ड है या हाइड्रोलिसिस, तो क्या है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है विद इन दिस पैरानाइट्रो। नाउ व्हाट विल हैपन? ऑटोमेटिक यहाँ क्लोज लाना पड़ेगा, यहाँ ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन proximity बनी हुई है। As a result of this, rate of reaction, as you can see over here, this is the rate of reaction 4 into 10 to the power of minus 6 है, और यहाँ क्या है 0.8। देखिए कितना फर्क है ये इन दोनों के, ये कितना फास्ट है एज कंपेयर टू दिस इंटरमोलिकुलर, द इंट्रामोलिकुलर इज सो मच फास्टर। सो वी विल सी एज टू हाउ these reactions will be taking place by virtue of an enzyme. Now the important milestone, हमें जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे इसमें जो है आविष्कार हुए, कुछ खोजें हुई जो कि मील का पत्थर साबित हुए, किसमें, हमारे बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगातार उसको विकसित करने में, उसके डेवलपमेंट में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में। रोल ऑफ ATP 1953, F. लिप्टमैन नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी फॉर कोएंजाइम ए एनहांस, नोबेल प्राइज इनको किसका मिला फिजियोलॉजी का, कोएंजाइम ए जो हम पढ़ रहे थे ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस के लिए, ऑक्सीडेशन से ही तो एनर्जी निकलती है। एनहांस एडोल्फ क्रेब्स फॉर क्रेब्स साइकिल। रोल ऑफ, ये पढ़ चुके होंगे आप क्रेब्स साइकिल। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, विटामिन, वाइटल अमीन्स की, जिनकी वाइटल बहुत ही कम क्वांटिटी में जरूरी लेकिन बहुत वाइटल, पहले वाइटल अमीन कहते थे क्योंकि अमीन्स है ये नेचर में, अमीन नाइट्रोजन होता है इसमें, डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, तो इनका रोल ये पता लगा। कैल्विन, बैशम और बेंसन, इनने डिस्कवर करा कैल्विन साइकिल 1950। स्ट्रक्चर ऑफ DNA 1953, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जिसको बोलते हैं। सैंगर को तो 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिला। एक तो 1958 ही वाज अवार्डेड अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर वर्क ऑन प्रोटीन्स, स्पेशली इंसुलिन इन 1980, और 1980 में फिर वॉल्टर गिलबर्ट के साथ सैंगर ने शेयर करा केमिस्ट्री का प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन कंसर्निंग द डिटर्मिनेशन ऑफ बेस सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड। दोनों इतने इंपॉर्टेंट जो है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। आप लोग सब पढ़ भी चुके होंगे इससे पहले, सैंगर्स टेस्ट, सैंगर्स रिएजेंट, जब अमीनो एसिड्स पढ़े होंगे उसमें। नाउ जेनेटिक कोड 1965, खुराना एंड हॉली। अब तो जेनेटिक मैपिंग से कितनी ज्यादा विकसित होके कि अंदाजा आ गया है किस तरह हमारे लिविंग सिस्टम के जो है अलग अलग पार्ट्स वो एक्ट करते हैं और
किस तरह, तभी तो स्टेम सेल थेरेपी आ रही है, बिकॉज जेनेटिक कोडिंग के बाद और उसकी मैपिंग के बाद हम तो खुराना एंड हॉली ने genetic coding. See, like the computer, it is code of the genes. And these are the ones which are controlling or determining the hereditary characteristic. Biochemistry of immune system. 1980 immune system आज यही बात कर रहे हैं. पता धीरे धीरे ही तो लगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, और आज के दिन में कैसी इंपॉर्टेंस उसमें नेचर की है, नेचुरल प्रोडक्ट्स की है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, बायोसिंथेसिस की है, ये अंदाजा आ रहा है. The Nobel Prize in Physiology of Medicine or Medicine 1980 was awarded jointly to Baruch Benacerraf, Jean Dosset and George D. Snell. ये पढ़ भी सकते हैं जो लोग चाहें इनके बारे में डिटेल में. मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे important steps थे in the development, in the course of development of our enzymes. Biochemistry of Immune Defense 1987. इम्यून डिफेंस, क्योंकि डिफेंस सिस्टम है ना जो हमारे अंदर है, लाइक द सोल्जर्स डिफेंड द आर lines, our borders. Similarly, the body is defended by certain biomolecules and certain reactions, certain mechanism, that is the immune defense system. 1987 Nobel Prize, Susuma Tonigawa, James Allison and Tasuku Honja, they shared the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine. So these are all important milestones. ये बहुत मील का पत्थर साबित हुए लगातार बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी अंडरस्टैंडिंग 1970s के बाद ही ये दोनों के ओवरलैप होके ये सब्जेक्ट जो है ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है. इसकी अंडरस्टैंडिंग इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रिकेट subject, but based on fundamentals of simple chemistry, जो अभी तक हम पढ़ते चले आए हैं, as applied to complex living organisms. The bibliography which I have consulted is the most important one is Herman Dugas, Christopher Penny, Bioorganic Chemistry. A Chemical Approach, ये किताब है to Enzyme Action 1981 by Springer Verlag, New York. बहुत ही अच्छी किताब है ये. NPTEL Chemistry Bioorganic, PS Kelsey and JP Kelsey Bioorganic, Bioinorganic and Supramolecular Chemistry. And for amino acids and a few other things, I have taken hint from my YouTube tutorials, which I taught, because they are these biomolecules. These are earlier in the BSc 6. So this was all about the introduction to bioorganic chemistry, so that you get a flavor of things कि हम क्या है, क्योंकि ये नया टॉपिक है. तो बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या एस्पेक्ट्स इनके देखने हैं. बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि किसकी केमिस्ट्री है, जो कि हमारी ओवरलैप है किसके बीच में, ओवरलैप या इंटरफेस है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच में. तो ये इसकी समझ आना बहुत जरूरी है. इसी से हम बायो मॉडलिंग करके कि कैसे प्रोसेसेस लिविंग सिस्टम में हो रही हैं, समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ. बिकॉज as long as disease is not there, life will always be better. So all the different diseases arising as a consequence of our playing with nature, thinking we are controlling nature, पर अब ये साबित हो गया कि नहीं, इट इज अदरवाइज, नेचर कंट्रोल्स अस. तो इसकी समझ होना बहुत जरूरी है. इसकी समझ जो है उसके लिए मैंने आपको सिर्फ एक ये फ्लेवर सा, एक इसका एहसास सा दिया था कि हम बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है, क्योंकि नई चीज है, नया टॉपिक है, चीजें वही पढ़ेंगे केमिस्ट्री की, फंक्शनल ग्रुप वही होंगे, बस डील करेंगे इनके बायोलॉजिकल सिस्टम में इनके स्वरूप से, यानी कि बायो मॉलिक्यूल से, और कैटालिसिस से कैसे प्रोसेसेस हो रही हैं. तो कौन सी कैटालिसिस आएगी आपके, जो कैटालिसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही हो, बायो कैटालिसिस, जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स, और इनका यूज और किस तरह इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, किस, और इस के लिए हम कुछ उदाहरण भी लेंगे
कुछ 2-4 जो आपके कोर्स में है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होता है। साथ में हम फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इनको यूज कर सकते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग से फॉर ट्रेसिंग पाथवेज फॉर मेडिसिन्स, दवाइयों का पाथवेज, क्योंकि वो दवाइयां हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ही तो एक्ट करती है, तो उनका पाथवे, उनकी अंडरस्टैंडिंग वो इसी पे मॉडल्ड है, इसी पे आधारित है। उसको भी हम धीरे धीरे जो है इसके बाद समझेंगे। सो आई होप यू followed all this, and this is all for today, and you will hopefully be revising all this when these biomolecules, for which I have given you a few links to revise from, so that next time when we start our next class, you have some basic understanding and you understand the flavor as to what things we are now going to study in this topic, bioorganic chemistry. That is all for today. Thank you.